नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान के भाग 6 के विषय में हम पढ़ रहे थे और भाग 6 जो है भारतीय संविधान का, इसमें चर्चा किया गया है राज्य के बारे में, यानी कि राज्य सरकार के बारे में। जिस तरह से जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया है, जिसमें कि संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पढ़ना होता है। ठीक वैसे ही जो संविधान का भाग 6 है, भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है। और जब हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें पढ़ना होता है राज्य के कार्यपालिका, राज्य के विधायिका और राज्य के न्यायपालिका। तो भाग 6 के अंदर जो राज्य के कार्यपालिका आते हैं, राज्य के विधायिका आते हैं, इनके विषय में हमने चर्चा कर ली है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे राज्य के न्यायपालिका को, यानी कि उच्च न्यायालय को। देखिए, राज्य की न्यायपालिका कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो न्यायपालिका है इसको बांटा नहीं गया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसमें कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं टॉप पर, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको कहते हैं वो आते हैं। और चूंकि चाहे वो राज्य का विषय हो या संघ का विषय हो, इनको अलग अलग न्यायालय में इस पर कार्रवाई नहीं हो करके सभी मामले का कार्रवाई किसी भी न्यायालय में हो सकता है, पर शुरू होता है जो लोअर कोर्ट है या जिला कोर्ट है वहां से, और फिर ये अपील के माध्यम से पहुंचता है हाई कोर्ट, और ये फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में। अमेरिका में क्या व्यवस्था है? अमेरिका में राज्य का जो विषय है, राज्य का जो कानून है, उसको लागू करने के लिए राज्य के न्यायपालिका है। यानी कि अमेरिका में जितने राज्य हैं उन सभी राज्य का अपना अपना न्यायपालिका है, जो केवल राज्य के विषय में कार्रवाई करेगा। राज्य के किसी विषय से संबंधित कानून का अगर उल्लंघन हुआ है या कानूनी प्रावधान से संबंधित कोई विषय है, तब जाकर के उस राज्य के न्यायपालिका उस पर चर्चा करेगा। किंतु अगर संघीय व्यवस्था की, यूनियन के लेकर के कोई कानून है, नियम है, तो उस पर सुनवाई करने का जो अधिकार होता है वो संघ के न्यायपालिका का होता है। पर भारत में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो राज्य का न्यायालय है या राज्य न्यायालय है, या जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, वो केवल और केवल राज्य से संबंधित विधि पर अपना सुनवाई करेगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो केवल और केवल यूनियन से संबंधित कानून पर कार्रवाई करेगा। भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में? उच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। तो समझते हैं उच्च न्यायालय, न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, देखिए, जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ है, ये हुआ था 1861 के अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश समय में। ये अधिनियम कब का है? 1861 के अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था भारत में। और उस समय 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। एक मद्रास, और एक उस समय का बम्बई, और एक कोलकाता। इन 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? जो 1861 के जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, मद्रास, बम्बई और कोलकाता उच्च न्यायालय का। तो जो उच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है, तो ये हमारे संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश समय से ही चला आ रहा है। पर उच्च न्यायालय के संबंध में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो आर्टिकल 214
जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 214 है, इसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात किया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय राज्यों में होगा। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि वर्तमान समय में कुल मिलाकर के भारत में 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और यूनियन टेरिटरी है, पर भारत में अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय ही है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ राज्यों का कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार में या एक से अधिक राज्यों के लिए कार्रवाई करने का काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए 3 अलग उच्च न्यायालय है। एक तो जो हमारा दिल्ली है और एक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करते हैं तो इनका अपना उच्च न्यायालय है। तो कुल मिलाकर के 28 राज्यों में से 25 राज्यों का 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के कार्रवाई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ बातों को समझें तो सर्वाधिक जज की जो संख्या है वो किस उच्च न्यायालय में है? वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और इलाहाबाद मतलब यूपी के लिए जो उच्च न्यायालय है, यूपी राज्य का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, उसमें सर्वाधिक जज की संख्या है। हमने जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो कुल जजों की संख्या है वो कितना है? वो है 34, जिनमें कि 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके बाकी जजों की संख्या 33 है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33, कुल मिलाकर के 34 जज की संख्या अभी है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। पर अगर हम बात उच्च न्यायालय की करें, हाई कोर्ट की करें, तो सर्वाधिक जो जज की संख्या है वो कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक जज की संख्या, जज या न्यायाधीश की संख्या ये कहाँ पे है? ये है 160 और ये कहाँ पे है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक जजों की संख्या है 160, किसमें? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। और हमने आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार रखते हैं। तो ये कौन सा उच्च न्यायालय है? ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय ये कौन सा उच्च न्यायालय है? ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि करने की जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और देखिए उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि करने का जो अधिकार होता है किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। जबकि अगर हमें हाई कोर्ट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है? हमारे संसद को, हमारे पार्लियामेंट को है।
हाई कोर्ट में अगर जजों की संख्या में वृद्धि करना है तो ये शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है, कि राष्ट्रपति अगर किसी उच्च न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करना है तो ये शक्ति किसको दिया गया है? ये शक्ति दिया गया है भारत के संसद को, इंडिया के पार्लियामेंट को। अब हम समझते हैं कि जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, इनका नियुक्ति किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जब पढ़ रहे थे तो वहां भी समझा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस तरीके से होता है। ठीक वैसे ही जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस तरीके से होता है, हम उसको अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो उच्च न्यायालय में जज की संख्या होता है, सभी उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और बाकी होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किस तरीके से होता है और बाकी न्यायाधीश का नियुक्ति किस तरीके से होता है, अगर हम इन दोनों चीजों को समझ लेंगे तो हमें इस चीज का पता चल जाएगा कि उच्च न्यायालय में जजों का नियुक्ति किस तरीके से होता है। तो अब समझते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। तो सबसे पहले किसके बारे में हमें समझना है? हमें समझना है पहले, देखिए, जो न्यायाधीश का नियुक्ति होगा ये किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, उनका नियुक्ति का काम भी राष्ट्रपति का होता है, ठीक वैसे ही जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स के जजों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। पर राष्ट्रपति अकेले किसी उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए एक संस्था होता है या एक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम सिस्टम। उसके द्वारा राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस जो होता है किसी हाई कोर्ट्स का, उसका नियुक्ति किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि चीफ जस्टिस के नियुक्ति, किसी भी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नियुक्ति किस तरीके से होता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ही करेगा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, नियुक्ति करने का काम या शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो समझते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से होता है। तो देखिए, जो चीफ जस्टिस होता है ये उच्च न्यायालय के वरिष्ठ, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस किसी राज्य के उच्च न्यायालय के रिटायर होते हैं तो उस उच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसको चुना जाता है चीफ जस्टिस के रूप में उस उच्च न्यायालय के। और ये नियुक्त करने का काम किसका होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति को परामर्श लेना होता है। किससे? राष्ट्रपति को परामर्श लेना होता है सीजीएस से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश से एवं उस राज्य के राज्यपाल से। उस राज्य के राज्यपाल से।
यानी कि हाई कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, पर राष्ट्रपति को परामर्श लेना पड़ेगा किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से और उस राज्य के राज्यपाल से। देखिए, ये केवल और केवल परामर्श ही लेना होता है, क्योंकि उस न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनका चीफ जस्टिस बनना तय होता है, पर परामर्श लेना होता है राष्ट्रपति को किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस राज्य के राज्यपाल से। अब समझते हैं कि अन्य जज की नियुक्ति किस तरीके से होता है। अन्य जज की नियुक्ति। अन्य जज की नियुक्ति। अब हम समझते हैं कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो अन्य जज की नियुक्ति होता है, ये होता है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम से। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम जजों के द्वारा जजों को नियुक्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जज ही जज को नियुक्त करते हैं। और इस कॉलेजियम सिस्टम में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 सदस्य। 3 सदस्य होते हैं, जिनमें कि एक तो भारत का सीजीए हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हो गया इंडिया हो गया, और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश। एक होते हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। इनके सलाह पर ही किसी व्यक्ति को अन्य जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नहीं, इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कम से कम एक वरिष्ठ न्यायाधीश का सहमति जरूरी है, और जिसके पक्ष में सहमति दे देगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI+1 का सहमति होना आवश्यक है। सहमति आवश्यक। और अगर CGI+1 किसी व्यक्ति के पक्ष में अपना सहमति देता है, तब जाकर के ही भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी क्या होता है कि सलाह लेना जरूरी है राष्ट्रपति को। किससे? राज्यपाल से। राज्यपाल से सलाह लेना आवश्यक है। सलाह लेना आवश्यक। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार रखता है। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार कोई उच्च न्यायालय रखता है, तो उस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का नियुक्ति होगा, तो जितने भी राज्य का वो क्षेत्राधिकार रखेगा, उन सभी राज्यों के राज्यपाल से सलाह लेना आवश्यक होगा। कॉलेजियम में जो उसको बहुमत प्राप्त हुआ है, या हम ये देखें कि कॉलेजियम में जिसके पक्ष में सहमति बनी है, उसके पक्ष में उन सभी राज्यों के राज्यपाल से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति हमने समझ लिया कि जो किसी हाई कोर्ट के, किसी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? तो उस उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको करते हैं उस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में। और अन्य न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है कॉलेजियम सिस्टम से। और कॉलेजियम सिस्टम में कौन होते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 2 अन्य सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जिनमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित एक अन्य जज का जो है सहमति आवश्यक है। पर इस सहमति के अतिरिक्त
राष्ट्रपति को सलाह लेना होता है उस राज्य के राज्यपाल से, और अगर उस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों तक है तो जितने राज्य के अंदर उसका क्षेत्राधिकार है उन सभी राज्यों के राज्यपाल से सहमति लेने की आवश्यकता होती है। अब हम समझते हैं कि जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, किन किन योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहला, अगर हम उच्च न्यायालय के जज की योग्यता की बात करें कि उनके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो बाकी जो भी संवैधानिक पद है, या हम ये कहें कि कोई भी ऐसा पद जो सरकार चलाने के लिए, सरकार मतलब कार्यपालिका विधायिका को चलाने के लिए जरूरी होता है, उनमें एक कंडीशन था कि उनके सदस्य क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए भी क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। दूसरा, देखिए जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने पढ़ा था कि इसके पास कोई एज लिमिट नहीं होता है कि आयु सीमा कम से कम कितना होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी आयु सीमा की चर्चा नहीं किया गया है कि इसके पास कितनी एज का ये होना चाहिए, पर एक चीज कहा गया है कि कम से कम उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता के रूप में क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति 10 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय में या विभिन्न उच्च न्यायालय में वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में अपना सेवा दे चुका हो, उसके पास ये दूसरी योग्यता होना भी आवश्यक है। तो ये तो हो गया कि उच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता। अब हम समझते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल से संबंधित कुछ चीजों को, कि उनका कार्यकाल कितने समय का होता है और वो अपने पद से मुक्त किस तरीके से होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब समझते हैं उनके कार्यकाल के विषय में। कार्यकाल, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होता है तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होगा, 62 वर्ष के आयु तक। वर्ष के आयु तक उसका कार्यकाल होगा। दूसरा, अगर वो अपने सेवा से रिटायर होने की उम्र से पहले मुक्त होना चाहता है तो वो त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र के द्वारा सेवा से मुक्त हो सकता है, और त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या देगा, त्याग पत्र देगा, और त्याग पत्र देकर के वो व्यक्ति अपने सेवा से मुक्त हो सकता है। पर अगर उनके हम ये देखें कि वो कितने वर्ष तक अपना सेवा दे सकता है, तो 62 वर्ष के आयु तक अपना सेवा दे सकता है। पर अगर वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से मुक्त होना चाहता है तो भारत के जो राष्ट्रपति है, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश का या फिर जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है उनको भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो वो अपना त्याग पत्र भी किसको दे सकता है, भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। अगर जो न्यायाधीश है वो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, या अपने शक्ति से या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल करके कोई काम करता है,
जो संविधान के विरुद्ध है, तो संसद क्या कर सकता है कि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया से उसे हटा सकता है। संसद महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया से उस व्यक्ति को क्या कर सकता है कि हटा सकता है संसद, भारत के संसद। और एक तरीका ये है कि उस व्यक्ति का, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो हो सकता है कि समय के साथ उसका स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए दूसरे उच्च न्यायालय में या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट में। या तो ये हो सकता है कि अगर वो हाई कोर्ट का क्या है जज है तो वो उसका ट्रांसफर हो सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट में। दूसरे हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफर हो सकता है, तब भी वो जो पहले वाले जिस हाई कोर्ट में वो काम कर रहा था उस हाई कोर्ट में वो अपने काम से, अपने सेवा से मुक्त हो जाएगा। देखिए, जो संसद के द्वारा जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है तो इसके लिए जरूरी है कि अगर उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा में उस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों का जो हस्ताक्षर के द्वारा सहमति का होना आवश्यक है। और अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या का जो 50 संसद राज्यसभा के होते हैं उनके साइन सहित सहमति होना आवश्यक है, तब जाकर के ही उसके विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगा। और वोटिंग विशेष बहुमत से होना चाहिए, और अगर विशेष बहुमत से वोटिंग पारित हो जाएगा तब उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से मुक्त कर दिया जाएगा, उसका सेवा समाप्त हो जाएगा। अब समझते हैं आर्टिकल 221 को। आर्टिकल 221 में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन के विषय में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 221, आर्टिकल 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के विषय में चर्चा किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, सैलरी, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उसका सैलरी कितना होता है। तो देखिए, जो उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है इसका सैलरी होता है 2,50,000 प्रति माह, प्रति माह। और जो अन्य न्यायाधीश है, अन्य जज है, इनका जो सैलरी होता है, इनका सैलरी होता है 2,28,000 प्रति माह, लाख प्रति माह। यानी कि जो किसी उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट है, किसी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उनका जो सैलरी होता है वो कितना होता है, 2,50,000 प्रति माह। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी न्यायाधीश होते हैं, उनका सैलरी होता है 2,28,000 प्रति माह। अब हम समझते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या जो उच्च न्यायालय हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं और इनके पास क्या क्या क्षेत्राधिकार होता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरह की शक्तियां होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरह का क्षेत्राधिकार होता है। ठीक वैसे ही अब हम समझते हैं कि जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के पास किस तरह के क्षेत्राधिकार होते हैं और किस तरह की शक्तियां होती है। तो अब समझते हैं कि उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय का
न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, यानी कि उच्च न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियां होता है और ये कहां कहां तक और किस सीमा तक इसका न्याय क्षेत्र होता है। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके पास होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो केवल उच्च न्यायालय के पास होते हैं, या कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसकी शुरुआत केवल और केवल कहां से हो सकता है, उच्च न्यायालय से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सकता है। दूसरा जो क्षेत्राधिकार होता है उसको कहते हैं रीट क्षेत्राधिकार। रीट क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार का मतलब रीट जारी करने की शक्ति। और रीट कब जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीना जाता है राज्य के द्वारा, तो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के मूल अधिकार को लागू करने के लिए एक आदेश जारी करता है, जिस आदेश को कहा जाता है रीट। तो रीट जारी करने की शक्ति भी किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के पास है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि जो रीट जारी करने की शक्ति है वो हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो जो हाई कोर्ट रीट जारी करता है किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि रीट जारी करने की जहां तक बात है, तो हाई कोर्ट के पास जो रीट जारी करने की दायरा है, सीमाएं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के तुलना में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित रीट ही जारी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। पर जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, ये मौलिक अधिकार के अतिरिक्त भी कई सारे मामले में रीट जारी कर सकता है अगर वो किसी नागरिक के अधिकार से संबंधित है तो। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक और अधिकार होता है, इसको कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये हो गया कि चूंकि भारत में जो कोर्ट है वो हायरार्की के फॉर्म में है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे है जिला कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से कोई व्यक्ति सहमत नहीं है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा निर्णय से एक पक्ष सहमत है, एक पक्ष असहमत है, तो इस स्थिति में क्या कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपना अपील दायर कर सकता है, अपने जो है अपना मतलब अधिकार के द्वारा वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है ताकि उसको न्याय मिल सके अपने न्याय के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का कार्य होता है वो है अधीनस्थ न्यायालय पे नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य भी किसका होता है? तो हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट क्या करते हैं कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई अन्य निचली अदालत है, उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है, हाई कोर्ट करता है। और इसमें ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नियुक्ति। डिस्ट्रिक्ट जज के नियुक्ति यानी कि जो जिला न्यायालय होता है, या हम ये कहें कि जो लोअर कोर्ट होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, उनके जो जज होते हैं, उसका नियुक्ति करने का काम किसका होता है? तो हाई कोर्ट का होता है। पर हाई कोर्ट ये काम किससे कैसे करता है? तो जो हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके सलाह पे करता है या उसके द्वारा किया जाता है। एक और अगर इसका हम काम देखें तो ये अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है। अभिलेख न्यायालय का देखिए, अभिलेख न्यायालय में आप दो चीज समझ लीजिए। एक, अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब ये हो गया कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, इस निर्णय को किसी और मामले में एग्जाम्पल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, या किसी एक हाई कोर्ट के द्वारा जो कोई डिसीजन दिया जाता है, कोई निर्णय दिया जाता है, तो उसको जो बाकी का उच्च न्यायालय है, जैसे 25 उच्च न्यायालय है, इन 25 उच्च न्यायालय में से कोई एक न्यायालय ने किसी मुद्दे पर, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पर ही कोई निर्णय दिया है, तो उस उच्च न्यायालय के निर्णय को बाकी अन्य न्यायालय में अगर कोई मामले वैसे ही रिलेटेड आता है, वैसे ही मुद्दे से संबंधित आता है, तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। दूसरा, कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय का अवमानना करते हैं, या उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो हाई कोर्ट को ये शक्ति है कि वो उस व्यक्ति को सजा दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। इसको ही कहते हैं अभिलेख न्यायालय। इसके साथ साथ जो उच्च न्यायालय है, इसके पास जो है वो न्यायिक समीक्षा का शक्ति होता है। न्यायिक समीक्षा, जब हम न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। न्यायिक समीक्षा का मतलब हो गया कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और बाद में हाई कोर्ट को लगा कि उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो सही नहीं है, तो वो अपने ही निर्णय को पलट सकते हैं, या अपने ही निर्णय को वो पुनः परीक्षण कर सकते हैं, फिर से जांच कर सकते हैं। पहला चीज तो ये। दूसरा, न्यायिक समीक्षा का मतलब ये भी होता है कि जो उच्च न्यायालय है वो ये देखेगा कि राज्य के द्वारा जो विधि बनाया गया है और विधि को लागू किया गया है, ये कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लागू किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात की जांच करने का भी अधिकार या शक्ति किसके पास होता है? तो ये होता है उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास ये शक्ति होता है। तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित टॉपिक था। अब इस वीडियो में हम ये भी समझ लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो निचली अदालत जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, उनका गठन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से काम करता है, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए, जो भारत में न्यायिक व्यवस्था है, इनमें सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। आर्टिकल की बात करें कि जिस आर्टिकल में सबऑर्डिनेट कोर्ट की चर्चा किया गया है, तो देखिए अगर हायरार्की में देखिएगा तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होते हैं हाई कोर्ट, और सबसे नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं सबसे नीचे। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 में सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय के विषय में चर्चा किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का गठन किस तरीके से होगा, इसका कार्य करने का दायरा या न्याय देने का दायरा कितना तक होगा, इन चीजों की चर्चा किया गया है। तो अब समझते हैं इसके विषय में। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उसका नियुक्ति किस तरीके से होता है। आर्टिकल 233
आर्टिकल 233 इसमें जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति के विषय में कहा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से होगा, इसके विषय में किसमें चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 233 में, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के नियुक्ति के विषय में कहा गया है। देखिए, जो जिला न्यायाधीश का नियुक्ति होगा ये किसके द्वारा होगा, तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा होगा, पर परामर्श राज्यपाल किससे लेगा, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के किसी व्यक्ति को राज्यपाल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने का काम होगा तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा राष्ट्रपति। पर अगर किसी जिला न्यायाधीश के जज को ट्रांसफर करना है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, तो ये भी करने का काम किसका होगा, तो ये होगा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का। तो देखिए, जो जज की नियुक्ति की प्रक्रिया को अगर हम समझें तो नियुक्ति की प्रक्रिया जजों के द्वारा ही होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज का हो या हाई कोर्ट के जज का हो। तो जज का जो नियुक्ति होता है वो जजों के द्वारा होता है और इस व्यवस्था को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। तो जो जिला न्यायाधीश के जज होते हैं, चाहे उसका नियुक्ति करना हो या उनका ट्रांसफर करना हो एक जिला से दूसरे जिला में, ये काम किसका होगा, तो हाई कोर्ट के जज का ही होगा। हम सब इसके बाद समझते हैं इसके पास योग्यता क्या सब होना चाहिए किसी व्यक्ति को अगर जिला जज के रूप में नियुक्त होना है तो। तो अगर हम इसकी योग्यता की बात करें कि इनके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहले तो किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो और कम से कम किसी जिला न्यायालय में 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव प्राप्त हो। पहला कि किसी लाभ के पद पर ना हो और दूसरा किसी जिला न्यायालय में उनके पास 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव प्राप्त हो और उस न्यायालय में न्यायाधीश ने उनके नियुक्ति के लिए सिफारिश किया हो, तब जाकर के किसी व्यक्ति को किसी जिला न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो के साथ ही जो भारत के न्यायपालिका है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो जिला न्यायालय है, उनके विषय में हमने पढ़ लिया। देखिए, अगर हम जिला न्यायालय के कार्य क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले मुकदमा की सुनवाई यहीं से होता है और अगर यहाँ पे किसी मुकदमा का न्याय दिया जाता है जिला न्यायालय के द्वारा और अगर उनके न्याय से सहमति नहीं है तो फिर क्या किया जाता है कि अपील किया जाता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट में उस पर कार्रवाई होता है। तो इस वीडियो के साथ साथ भाग 6 जो महत्वपूर्ण था, जिसमें कि हमें पढ़ना था किसके विषय में, राज्य सरकार के विषय में, उसके विषय में हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।